हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीकॉम कर रहे हैं और बीकॉम के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और 2026 में या 27 में आप लोग पहली बार बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो देखो पहली साल होती है, बच्चे पहली बार ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता है कि हमारा पेपर कैसा आएगा, पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के लिए आएंगे और किस किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे सब्जेक्ट के अंदर आएंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर है। और इससे पहले मैंने देखिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या बिजनेस कम्युनिकेशन उन सभी पर भी वीडियो अपलोड की है, तो आप देख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट पर आपको हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी और पूरी क्लासेस भी अपलोड हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपको क्लासेस भी पूरी नोट्स के साथ मिल जाएंगी। चलिए आज देखते हैं कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर कैसा आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप बहुत टेंशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 2026-27 एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी पेपर से आने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके अति लघु, लघु, दीर्घ, उत्तरीय प्रश्न तीनों के लिए, यानी तीनों सेक्शन में आपका जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा सब कुछ हम आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपका मैक्सिमम मार्क्स 75 होगा और 3 घंटे का आपका पेपर होगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 2 घंटे का भी टाइम दिया जाता है। तो देखो जितना आपको टाइम दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और कितने वर्ड्स में करना होगा ये सब आपको पता चलेगा। क्योंकि देखो जो यूनिवर्सिटीज़ है ना वो अलग अलग अपना पैटर्न रखती हैं पेपर का, लेकिन क्वेश्चंस यही होते हैं क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो NAP 2020 के अकॉर्डिंग सेम है, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए आपके पेपर में सबसे पहले आपको नोट दिया जाएगा। वो नोट आपको इंग्लिश में भी दिया जाएगा और हिंदी में भी दिया जाएगा, क्योंकि जो आपका पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते हैं और बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से भी पढ़ाई करते हैं। तो जो बच्चा जिसमें पढ़ाई करता है उसमें आप अपने क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। और जितना क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी पूरे को सॉल्व भी कराऊंगी, यानी कि आंसर के साथ आज का वीडियो मैं पूरा आपको बताने वाली हूँ। जितने क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे गए हैं पूरे का आंसर भी मैं इसी वीडियो में आपको पूरा प्रोवाइड कराऊंगी कि एग्जाम में जाकर आपको अपना आंसर कैसे लिख करके आना है। तो आज का ये महामैराथन क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम शुरुआत करते हैं आपके सेक्शन ए यानी खंड अ से, जो होगा आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए आपको दिया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो सेक्शन है आपका अति लघु होगा जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके 10 क्वेश्चन गिवन होंगे और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन ही गिवन होते हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है पेपर का पैटर्न अलग अलग हो सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, मगर क्वेश्चंस आपका सब यही होगा क्योंकि हर जगह सिलेबस सेम है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको 10 क्वेश्चन गिवन होंगे, सभी का आंसर आपको 2 नंबर के लिए लिखना होगा, यानी 2 नंबर आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए मिलेगा। 50 शब्दों में आपको लिखना होगा, यानी मुश्किल से 4 से 5 लाइन में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है और कौन कौन सा इसमें से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो है व्हाट इज़ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय क्या है। तो इंग्लिश मीडियम में भी पूरी क्लासेस हमने अपलोड की हैं। जब हमने अपलोड की थी तो जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं वो इंग्लिश में चेक कर लेंगे, पूरी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और हिंदी में मैं पूरा आज की वीडियो में आंसर बताऊंगी, बाकी बच्चे आप यहाँ से क्वेश्चन देख करके आप वीडियोस देख लीजिएगा, इंग्लिश में आपको मिल जाएगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, हिंदी में पढ़ते हो या इंग्लिश में पढ़ते हो सब कुछ आपको हमारे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पर मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही जानना है कि व्हाट इज़ बिजनेस, व्यवसाय क्या है। पेपर का नाम क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि बिजनेस क्या है, फिर अलग से क्वेश्चन बनेगा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और आपसे एक में भी बन सकता है व्हाट इज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बातें आपको याद रखनी है, सब कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर बच्चे को याद होने चाहिए। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है वो है व्हाट इज़ कॉमर्स, वाणिज्य क्या है। आप लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं तभी तो बीकॉम कर रहे हैं, तो कॉमर्स क्या है ये तो आप जानते ही हैं। उत्पादन जब से होता है फैक्ट्री में, वहाँ से लेकर के उत्पादन को मतलब उपभोक्ता तक पहुँचाने तक का
जो कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं वो सब कॉमर्स के अंदर ही आती हैं, ठीक है। अभी पूरे का आंसर मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। हम फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखकर आगे बढ़ेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे, उसके बाद सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। चलिए, थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी पूछ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी संगठन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हु इज प्रोमोटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोमोटर कौन है, यानी प्रवर्तक कौन है। तो कंपनी के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी के बारे में, और आप देखिएगा मैं लिंक दे दूंगी आपको वीडियो की, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे एक मान लो एक आदमी है, वो बैठा है, उसके मन में ख्याल आ गया कि उसे एक कंपनी बनानी चाहिए। तो कंपनी बनाने का आइडिया जिस आदमी के दिमाग में सबसे पहले आता है वही प्रोमोटर कहलाता है, प्रवर्तक कहलाता है। और उसके बाद उसमें बहुत सारे आते हैं, मतलब डायरेक्टर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन जिस आदमी के दिमाग में सबसे पहले ख्याल आया कंपनी को बनाने का, तो जितनी भी कंपनियां बनाई जाती हैं सबसे पहले कोई इंसान उसको सोचता है बनाने के बारे में, तो वो उसका प्रोमोटर होता है, प्रवर्तक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन सोल प्रोप्राइटरशिप। तो मैंने आप लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में भी पूरा पढ़ाया है, पार्टनरशिप के बारे में पूरा पढ़ाया है। ये सब आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से हर साल हर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आते हैं। आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो केवल इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी अति लघु के लिए, लघु के लिए और दीर्घ के लिए, वही आप बस पढ़ लेंगे तो आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एकाकी स्वामित्व को परिभाषित कीजिए, यानी कि ऐसा बिजनेस, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप एक बिजनेस का ही फॉर्म होता है। देखो बिजनेस छोटे पैमाने पर भी किया जाता है, बड़े पैमाने पर भी किया जाता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में देखो एक ही मालिक होता है जो अपनी कैपिटल लगाता है और अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है। अगर बिजनेस में फायदा होगा तो भी उस अकेले आदमी का है, बिजनेस में नुकसान होगा तो उसी को बियर करना है। जितने भी रिस्क उठाने हैं वो अकेला ही उठाएगा। तो जितने भी फैसले लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं, मैनेजमेंट करना है, सब कुछ कौन करेगा? एक ही आदमी, जिसने अपना ये एकाकी स्वामित्व शुरू किया है। एकाकी व्यापार भी इसको कहते हैं, एकाकी स्वामित्व पूछे, एकाकी व्यापार पूछे, बात एक ही है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब आपको अभी आगे वीडियो में पूरा आंसर भी दिखाऊंगी, बताऊंगी कि कैसे जाकर आपको अपने एग्जाम में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है व्हाट इज पार्टनरशिप डिड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2026 एग्जाम में पार्टनरशिप डिड के बारे में जरूर आएगा। देखो पार्टनरशिप क्या होती है, कितने तरीके के पार्टनर्स होते हैं, सब मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। और पार्टनरशिप डिड का मतलब है साझेदारी संलेख क्या है। तो जब भी पार्टनरशिप बनाई जाती है तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। देखो जितने भी पार्टनर्स होते हैं पहले एक समझौता तैयार करते हैं, एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ताकि आगे चलकर भविष्य में, फ्यूचर में किसी के बीच कोई विवाद ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। और वो रिटन रूप में रहेगा तो वो दिखाने के लिए एक रिकॉर्ड रहेगा ना कि नहीं, देखो जब हमने पार्टनरशिप बनाई थी तो ये सारा डॉक्यूमेंट में देखो लिखा भी हुआ है, तो कोई विवाद आगे चलकर नहीं होगा। तो ये साझेदारी संलेख होता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो पूछा गया इस पेपर में वो है व्हाट इज कॉमन सील। कॉमन सील क्या है, यानी सार्वमुद्रा। देखो हर कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है, सार्वमुद्रा होती है। जब मैंने आप लोगों को कंपनी के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कंपनी होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, एक इंसान की तरह वो काम करती है। देखो मतलब कि वो अपने नाम से कंपनी को, यानी असेट, मतलब कंपनी अपने नाम से असेस्ट यानी संपत्ति खरीद सकती है, बेच सकती है, उस पर मुकदमा किया जा सकता है, कंपनी किसी पर मुकदमा कर सकती है। कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, जो भी कुछ होगा, पेपर वगैरह, सब पे सिग्नेचर होगी कंपनी की, और वही कॉमन सील होता है जहाँ पर कंपनी की जगह, मतलब सिग्नेचर की जगह उस मोहर को लगाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है डिफाइन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ पूरा आपको पढ़ करके जाना है। सहकारी संगठन को परिभाषित कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है। व्हाट इज इंडस्ट्रियल लोकेशन, यानी औद्योगिक स्थानीयकरण क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है डिफाइन प्लॉट लेआउट। तो प्लॉट लेआउट क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्लॉट लेआउट का मतलब होता है संयंत्र विन्यास। तो संयंत्र विन्यास को परिभाषित कीजिए। आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्रियल लोकेशन
और प्लांट लेआउट। तो इन सब के बारे में चलिए पहले आंसर देख लेते हैं, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन जो आपने इस पेपर में देखा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, ये 2026-27 एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले इनके आंसर्स को हम देखते हैं, उसके बाद सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए जो पेपर में पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है व्यवसाय क्या है, यानी बिजनेस क्या है। तो देखिए व्यवसाय यानी बिजनेस, कोई भी आदमी जब बिजनेस करता है तो बिजनेस करने का उसका मतलब क्या होता है, लाभ कमाना, रुपए पैसे कमाना, अर्न करना। कोई ये नहीं चाहेगा कि उसके कारोबार में नुकसान हो। हर आदमी का मकसद क्या है, पैसे कमाना, जिसके लिए वो वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है ताकि समाज की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो देखिए किस तरीके से आप अपना आंसर लिखेंगे। व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक गतिविधि होती है, आर्थिक गतिविधि का मतलब पैसा कमाने के लिए व्यवसाय किया जाता है, पैसा कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है, जिसमें लोग या संगठन लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं या उत्पादन या खरीद बिक्री या विनिमय करते हैं। देखो कोई वस्तुओं को बेच रहा है, कोई सेवा बेच रहा है, उत्पादन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, माल को बेच रहा है। क्यों बेच रहा है, यही उसका कारोबार है, उसका बिजनेस है, पैसा कमाने के लिए एक आर्थिक गतिविधि है ताकि समाज की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। और ये गतिविधि नियमित रूप से की जाती है, यानी 1-2 दिन के लिए नहीं होती है, रेगुलर की जाती है, क्योंकि रेगुलर हर आदमी कारोबार करता है, बिजनेस करता है लाभ कमाने के उद्देश्य से। और बिजनेस के अंदर जोखिम का मतलब रिस्क भी होता है और लाभ भी होता है। जब तक रिस्क नहीं उठाया जाएगा लाभ नहीं कमाया जा सकता, क्योंकि जहाँ रिस्क है वहाँ रिटर्न है। यह एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें छोटे दुकानदार से लेकर के बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां तक शामिल होती हैं, यानी एक छोटे दुकानदार से लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियां व्यवसाय के अंतर्गत ही आएंगी, क्योंकि जो एक छोटा दुकानदार छोटी सी दुकान लेकर बैठा है वो भी उसका एक व्यवसाय ही है, उसका बिजनेस ही है, जिसका मतलब है लाभ कमाना। वस्तुओं को बेचकर वस्तुओं या सेवाओं को बेचकर वो लाभ कमाएगा। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े पैमाने पर बिजनेस कर रही हैं उनका मकसद भी लाभ कमाना ही है। तो चलिए अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है वाणिज्य क्या है, यानी कॉमर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो जितने भी बच्चे हमारे कॉमर्स पढ़ रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, उनके लिए कॉमर्स क्या है ये जानना सबसे ज़रूरी है। हर बच्चे को ये अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे को अगर ये अच्छे से ना पता हो कि कॉमर्स है क्या चीज़, तो फिर बताइए कॉमर्स पढ़ रहे हैं और कॉमर्स के बारे में ही नहीं जान रहे कि ये होता क्या है। तो देखिए एग्जाम में कैसे लिखेंगे आप कॉमर्स के बारे में कि कॉमर्स क्या है, वाणिज्य क्या है। वाणिज्य जिसको इंग्लिश में कॉमर्स कहते हैं, इसका अर्थ है 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच वस्तुओं, सेवाओं या धन का व्यवस्थित आदान प्रदान करना, जिसमें खरीद करना यानी खरीदना, बिक्री यानी बेचना, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनसे जुड़ी सभी सहायक गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे कि परिवहन, बैंकिंग, बीमा आदि। ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात है आपके लिए, जैसे कि देखो उत्पादन एक फैक्ट्री के अंदर बनाया जा रहा है, मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है, उत्पाद को बनाया जा रहा है। तो उत्पाद से लेकर के उपभोक्ता तक वही क्या है, कॉमर्स है। मतलब उत्पादन किया जा रहा है, उसको उपभोक्ता तक पहुंचाना है। अब उपभोक्ता कौन होगा, जो उस वस्तु को या उस सेवा को प्रयोग करेगा, इस्तेमाल करेगा। अब देखो एक कंपनी है जो कपड़े बना रही है, तो वो उसका उत्पादन है, उसका प्रोडक्ट है, वो कपड़े बनाना, चप्पल बनाना, जो कुछ भी वो बना रही है। तो बस बना लेगी तो क्या उसको लाभ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। उसको जब तक वो बेचेगा नहीं तो उसको कस्टमर तक, फिर कंज्यूमर कौन होगा, जो उसको इस्तेमाल करेगा। आप कपड़ा खरीद कर पहन रहे हैं, किसी न किसी कंपनी ने इस कपड़े को बनाया होगा, किसी न किसी फैक्ट्री ने उस कंपनी का उत्पादन किया होगा। तो उत्पादन से लेकर के उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए उसके अंदर जितनी भी गतिविधियां शामिल होती हैं वो कॉमर्स के अंदर ही आती हैं, ताकि लाभ कमाया जा सके और उपभोक्ताओं तक उत्पाद को पहुंचाया जा सके। यह व्यवसाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो उत्पादन के बजाय वस्तुओं के वितरण और विनिमय पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब उत्पादन तो हो ही रहा है, तो कॉमर्स जो होता है वो उत्पादन के बजाय उन वस्तुओं के
वितरण यानी वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कंज्यूमर तक उसको पहुंचाना, उस पर उसका ध्यान सबसे ज़्यादा केंद्रित होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए जो पेपर में आपके तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन क्या है। तो देखिए संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा समूह है जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सामान्य लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। संगठन का मतलब ही है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एक समूह, एक ग्रुप जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं जिनका लक्ष्य समान है, एक जैसा है। मतलब जब एक जैसा ही लक्ष्य है तभी तो वो मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे और उनका उद्देश्य एक होगा। जब न लक्ष्य एक हो न उद्देश्य एक हो तो वो किस मकसद से एक होकर काम करेंगे, नहीं कर पाएंगे वो एक साथ मिलकर काम। देखो जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जो भी फर्म बनाई जाती है, जो भी कंपनी बनाई जाती है, उसमें काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं उनका मकसद एक ही चीज़ को प्राप्त करना है, ठीक है। तो उनका उद्देश्य एक है कि उन्हें लाभ कमाना है, तो वो मिलकर एक दूसरे का सहयोग करके काम करेंगे। तो उसका वो क्या है, वो संगठन ही तो है जिसमें कार्यों का बंटवारा हो जाता है, जिम्मेदारियों को बांट दिया जाता है कि ये काम तुमको करना है, ये काम तुमको करना है। अब जैसे कोई बिजनेस की फर्म बना दी गई तो उसमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं, तो अब सब आदमी कहेगा कि मैं एक ही काम करूंगा। अब जितने भी पार्टनर है कह रहे नहीं भाई ये काम मैं ही करूंगा, तो बताओ कैसे वो पार्टनरशिप चल सकती है जब उसमें जितने तरीके का काम है सबको बांट दिया जाएगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस चीज़ का मैनेजमेंट तुम करना, उत्पादन कैसे हो रहा है ये सारी चीज़ें तुम देखना, कितने हमारे पास संसाधन है उनका इस्तेमाल कैसे करना है, एक आदमी को दे दिया गया और फिर उसमें सबको अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई ताकि कुशलता के साथ काम हो सके और लक्ष्य क्या है, एक ही है, तो वो संगठन है। ये एक प्रक्रिया है जो लोगों और संसाधनों और प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करती है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है वो है प्रवर्तक कौन है। प्रवर्तक यानी कि प्रोमोटर। प्रवर्तक वे व्यक्ति होते हैं जो किसी कंपनी की स्थापना की योजना बनाते हैं, उसे शुरू करने के लिए आवश्यक सभी कार्य करते हैं और कंपनी को अस्तित्व में लेकर आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे देखो एक आदमी है, अब उसके मन में ख्याल आया कि वो एक कंपनी बनाएगा, तो वो उसका प्रोमोटर हो गया, वो प्रवर्तक हो गया। क्यों? क्योंकि देखो उसके मन में सबसे पहले ख्याल आया कंपनी बनाने का। तो देखो आज जितनी कंपनियां चल रही हैं उसको सबसे पहले किसी एक आदमी ने ही बनाया होगा, जिसके मन में ख्याल आया कि चलो भाई एक कंपनी बनाते हैं। तो उसके लिए जितनी भी रूल रेगुलेशन उनको फॉलो करता है, जो भी कानून के दायरे में उसकी स्थापना करना है उसको करता है, जितनी पूंजी लगाना है वो पूंजी लगाता है। अगर पूंजी उसकी कम पड़ रही है तो वो किसी को पार्टनर भी बना लेता है, किसी से उधार ले लेता है, जितना कुछ करना पड़ता है वो सब कुछ करता है अपनी कंपनी को बनाने के लिए। तो कंपनी बनाने का विचार जिस इंसान के मन में सबसे पहले आता है वही उसका प्रवर्तक होता है। प्रवर्तक वह व्यक्ति है जो कंपनी का बनाने का विचार करता है और उसे कानूनी रूप से स्थापित करता है। देखो कंपनी को बनाया जाए तो उसको कानून के दायरे में ही रहकर कानूनी रूप से ही उसकी स्थापना की जाती है। कुछ कार्य होते हैं जो एक प्रोमोटर करता है कंपनी को बनाने के लिए, जैसे कि कुछ मुख्य कार्य हैं। पहला कार्य है कंपनी बनाने का विचार उसके मन में आया। दूसरा कार्य है आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करता है, मतलब जितनी पूंजी लगेगी उसकी व्यवस्था करता है, उसका इंतजाम करता है, पूंजी लगाता है और कंपनी का नाम तय करता है कि कंपनी का नाम क्या होगा। कंपनी में मेमोरेंडम एंड आर्टिकल होते हैं उसको तैयार करवाता है और कंपनी का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराता है, क्योंकि कंपनी का जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा कंपनी अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर सकती। तो ये कुछ मुख्य कार्य होते हैं जो एक प्रोमोटर यानी प्रवर्तक करता है कंपनी की स्थापना यानी कि कंपनी को ओपन करते टाइम। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकाकी स्वामित्व को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफाइन सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो एकाकी स्वामित्व आपसे एग्जाम में एकाकी व्यापार देकर कर भी पूछ सकता है। एकाकी स्वामित्व आपसे प्रश्न में पूछे या एकाकी व्यापार पूछे, बात एक ही है, जिसको इंग्लिश में सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। एकाकी व्यापार एक ऐसा व्यवसाय है जिसका एक ही व्यक्ति मालिक होता है, प्रबंधक होता है और संचालक होता है, जो सारी पूंजी खुद लगाता है और अपने काम के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर सारे निर्णय, सारे फैसले खुद लेता है। जितना भी लाभ होगा वो खुद उसका होगा। अगर उसका लाभ बहुत अधिक हो तो वो लाभ भी उसका है, उस लाभ का यानी उस फायदे का, उस मुनाफे का हकदार भी वो है। लेकिन अगर उसके बिजनेस में थोड़ी सी भी हानि हुई या ज़्यादा भी हानि हुई तो उसको बियर भी कौन करेगा?
वही अकेला व्यक्ति करेगा। क्यों? क्योंकि उसके काम का मालिक वो अकेला खुद है, तो फ़ायदा भी हो तो उसका ही है, नुकसान भी हो तो उसको ही झेलना है। तो वही सोल प्रोप्राइटरशिप होती है कि अकेला आदमी अपना कारोबार शुरू करता है, उसका मालिक भी खुद होता है, उसमें जितने फ़ैसले लेना है वो खुद ही लेगा। हाँ, हो सकता है कि अगर उससे अपने अकेले काम करने में दिक्कत आ रही है, तो वो कुछ लोगों को रख सकता है, लेबर रख सकता है, उनसे काम करा सकता है, उनको महीने में पेमेंट देगा, लेकिन उसका मालिक वो खुद होगा, जो भी फ़ायदे होंगे वो खुद रखेगा, अगर नुकसान होगा तो उसको खुद वो बियर करेगा। इसमें मालिक और व्यवसाय की कोई अलग कानूनी पहचान नहीं होती है। जैसे आप कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, तो कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर हों, कंपनी का उनसे अपना अलग अस्तित्व होता है। कंपनी के अंदर कोई शेयर होल्डर आए जाए, उनकी डेथ हो जाए, दिवालियाँ हो जाए, कंपनी के ऊपर कोई भी फ़र्क या असर नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कानूनी रूप से अपनी अलग पहचान रखती है। लेकिन एकाकी व्यापार में ऐसा नहीं होता, और ये सबसे सरल और व्यापारिक ढांचा होता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए एकाकी व्यवसाय आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पेपर में पूछा गया है वो है साझेदारी संलेख क्या है? व्हाट इज़ पार्टनरशिप डिड? तो देखो, पार्टनरशिप फर्म के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, जिसमें एक से अधिक पार्टनर यानी 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके काम एक साथ करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं। साझेदारी संलेख जो है, साझेदारों के बीच एक लिखित समझौता होता है। यानी अगर 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग, जितने भी लोग मिल करके एक कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो कारोबार को शुरू करने से पहले वो एक लिखित समझौता तैयार करते हैं, जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। देखो, जो साझेदारी फर्म के सभी नियमों, शर्तों, अधिकारों और कर्तव्यों और लाभ हानि के बंटवारे को स्पष्ट करता है। जैसे कि देखिए, अगर 5 पार्टनर हैं, पाँचों ने बराबर पूंजी लगाई, ठीक है, पाँचों ने बराबर पूंजी लगाई तो लाभ भी उनका बराबर होगा, जितना कमाएंगे सब बराबर बांटेंगे। लेकिन अगर किसी ने ज़्यादा पूंजी लगाई, किसी ने कम पूंजी लगाई, तो लाभ हानि का रेशियो अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो। इसीलिए ये लिखित समझौता तैयार कर लिया जाता है पार्टनरशिप फर्म को शुरू करने से पहले, कि आगे चलकर किसी भी पार्टनर के बीच कोई लड़ाई झगड़ा, कोई विवाद न हो, और ये व्यवसाय का संचालन सुचारू रूप से चल सके। ये एक कानूनी दस्तावेज है जो साझेदारी के गठन का आधार बनता है, और इसमें फर्म का नाम, पता, यानी फर्म का क्या नाम है, क्या पता है, साझेदारों के क्या योगदान है, किसका क्या वेतन है, ब्याज क्या है, विघटन और सभी शर्तें, ये सारी बातें इस साझेदारी संलेख के अंदर लिखी होती है। अब 7वां क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा गया है वो है सार्वमुद्रा यानी कॉमन सील क्या है? तो देखते हैं सार्वमुद्रा के बारे में। देखो, कंपनी की सार्वमुद्रा उस कंपनी की आधिकारिक मुहर होती है जो उसके सामूहिक अस्तित्व का प्रतीक है, और इसके बिना कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर या कानूनी कार्य मान्य नहीं होते। ये कंपनी को सामूहिक रूप से बांधती है और उसकी पहचान बताती है। कंपनी को कोई भी चीज़ खरीदना है, संपत्ति या बेचना है, या कोई भी दस्तावेज वगैरह हैं, तो वहाँ पर कंपनी की मुहर लगाई जाती है। ये बात याद रखिए, कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है जो उसकी सिग्नेचर के रूप में काम करती है। 8वां क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा गया है वो है सहकारी संगठन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारी संगठन का मतलब है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये लोगों का एक स्वैच्छिक समूह होता है। स्वैच्छिक समूह का मतलब अपने मन से इसमें आप सदस्य बन सकते हैं, किसी की जोर जबरदस्ती नहीं होगी, जो अपनी साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जैसे कि ये एक लोगों का ही संगठन होता है जिसमें लोग अपनी मर्जी से इकट्ठा होते हैं, एक संगठन बनाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, जहां स्वामित्व और नियंत्रण सदस्यों के ही हाथ में होता है। वही मालिक होते हैं, वही उसका नियंत्रण करते हैं, और वे लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य मुनाफे के बजाय सदस्यों का कल्याण और आपसी सहायता होता है, जैसे कि किसान समितियां, उपभोक्ता भंडार है या क्रेडिट यूनियन है। क्वेश्चन नंबर 9 है औद्योगिक स्थानीयकरण क्या है, यानी कि इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या है। देखिए, औद्योगिक स्थानीयकरण से आशय उद्योग लगाने की वह जगह जहां किसी उद्योग को स्थापित करना आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से उपयुक्त हो। देखो, जब भी कोई फैक्ट्री लगाई जाती है तो लगाने से पहले उसकी लोकेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन यानी कि औद्योगिक स्थानीयकरण लोकेशन को चूज करना चाहिए कि जिस जगह पे जो हम कारोबार शुरू करने जा रहे हैं,
तो उस जगह पे हमारी वो फैक्ट्री अच्छी रहेगी या नहीं। जैसे कि कुछ चीज़ों को देखा जाता है। अब क्या क्या चीज़ें देखा जाता है उस लोकेशन के लिए कि वहाँ पर हमें कच्चे माल की उपलब्धता अच्छे से होगी या नहीं। जैसे देखो, यानी उद्योग जहाँ स्थापित किया जाए, यानी उद्योग कहाँ स्थापित किया जाए ये तय करना और उसका स्थान चुनना ही औद्योगिक स्थानीयकरण कहलाता है। और किन किन चीज़ों को देखकर डिसाइड किया जाता है कि जो फैक्ट्री हम जिस स्थान पे लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए वो जगह सही है या नहीं। उससे पहले क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो पहली चीज़ कि हम जहाँ पर फैक्ट्री लगा रहे हैं वहाँ पर कच्चा माल हमें नज़दीक मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। कच्चे माल जो रॉ मटेरियल होंगे, अब मान लो मैंने फैक्ट्री तो लगा ली लेकिन रॉ मटेरियल लाने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ रहा है, तो फिर बताओ मेरा फैक्ट्री लगाना वहाँ सही होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं कितना सारा रेंट भाड़ा लगा वगा के लेकर के आऊँगी अपने फैक्ट्री में। तो मतलब ऐसी जगह लोकेशन चुनो जहाँ हमें रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाए, ताकि हमारा जो रेंट हो थोड़ा कम लगे, भाड़ा वगैरह कम लगे, तब तो हमें मुनाफा मिलेगा। उसके अलावा ऊर्जा और जल की सुविधा वहाँ अच्छी है या नहीं। परिवहन सुविधा, यानी कि सारा कुछ हम जो लेकर आएंगे वहाँ से परिवहन ट्रांसपोर्ट सुविधा अच्छी है या नहीं है। अब वो सब कुछ ना हो, बहुत दूर हो, तो फिर फ़ायदा ही क्या हमारा वहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाने का। उसके अलावा बाज़ार वहाँ से नज़दीक है या नहीं, क्योंकि हम प्रोडक्ट वगैरह बना के बाज़ार में ले जाकर बेच लेंगे या हमें जो चीज़ों की ज़रूरत हो हम बाज़ार में जाकर खरीद लेंगे, तो नज़दीक है या नहीं। और श्रम की उपलब्धता, यानी कि वहाँ से लेबर आ जा सकते हैं या नहीं, लेबर हमें नज़दीक मिल जाएंगे या नहीं, क्योंकि बहुत दूर से भी आने वाले जो रहते हैं वो आना नहीं चाहते। तो हर एक चीज़ को देख करके लोकेशन को चूज़ करना चाहिए, वही होता है औद्योगिक स्थानीयकरण। अब जो 10 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है वो है संयंत्र विन्यास क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखो, संयंत्र विन्यास और औद्योगिक स्थानीयकरण ये दोनों क्वेश्चन रट के जाइएगा। देखो, संयंत्र विन्यास का अर्थ है उद्योग यानी फैक्ट्री के भीतर यानी अंदर मशीन जो लगाई गई, जो उपकरण है, जो कार्यस्थल है, जो कर्मचारी हैं, उनको इस तरह व्यवस्थित करना कि उत्पादन की प्रक्रिया जो है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो सुचारू रूप से, सुरक्षित और आर्थिक रूप से होता रहे। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये तय करना कि फैक्ट्री के अंदर चीज़ें कहाँ रखी जाएं ताकि काम जल्दी भी हो और कम लागत में भी हो सके और अच्छे से हो सके और एक सुचारू रूप में चलता रहे। तो फैक्ट्री के अंदर हर एक चीज़ को एक सही तरीके से मेंटेन किया जाए ताकि हमारा कम लागत में, कम टाइम में जल्दी जल्दी हमारा प्रोडक्शन और अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन हो सके। तो ये 10 क्वेश्चन इस पेपर में जो पूछे गए हैं आपके एग्जाम 2026-27 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम सेक्शन बी और सेक्शन सी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। आप देखिए, आपके पेपर का सेक्शन बी देखते हैं जो होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, इसमें नोट दिया जा रहा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। तो यहाँ पर देखो, आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे गए हैं और इनमें से कौन कौन सा आपके 2026-27 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगी। देखो, 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। देखो, आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ सोल ट्रेड। सोल ट्रेड का मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप। एग्जाम में सोल ट्रेड कहकर पूछे, सोल प्रोप्राइटरशिप कहकर पूछे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये एक ही चीज़ के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। तो एकल व्यापार और एकल व्यापार के गुण क्या है, दोष क्या है, सब आप पढ़ चुके हैं हमारे चैनल के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप से आपका क्वेश्चन आएगा, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सुनो। सोल प्रोप्राइटरशिप से क्वेश्चन आएगा, पार्टनरशिप से आएगा, कंपनी से आएगा, कंपनी जो है पब्लिक प्राइवेट कंपनी के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में पूछेगा, प्लांट लेआउट के बारे में पूछेगा। ये सारे टॉपिक तो आपके एकदम रटे हुए होने चाहिए। बाकी जो 10 क्वेश्चन मैंने अभी आपको सेक्शन ए के लिए बताया वो तो आप पढ़ ही लीजिएगा। अब सेक्शन बी का जो क्वेश्चन बता रही हूँ उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो बता रही हूँ। सोल ट्रेड के बारे में पढ़िएगा, इसके गुण दोष क्या है वो पढ़िएगा। और एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ यानी विशेषताएं, वो पढ़ लीजिएगा। और पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो पढ़ लीजिएगा। चलो देखो, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है डिस्कस द क्वालिटीज़ ऑफ ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन।
एक सफल व्यापारी के गुण बताइए। जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। देखो इसमें कुछ पॉइंट जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। देखो वही आदमी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है जो आगे की सोचे, नवाचार करे, इनोवेशन करे, नई नई चीज़ें मार्केट में लेकर आए, क्योंकि जब उसका प्रोडक्ट वगैरह, सर्विसेज वगैरह नहीं होंगी तो लोग उसको खरीदने के लिए अट्रैक्ट होंगे। और साथ ही साथ विज्ञापन, जो एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि जो कस्टमर हैं, जो लोग हैं, जनता है, उससे काफ़ी अच्छे से अवेयर हो सके। इतनी अच्छी मार्केटिंग करनी चाहिए या एडवर्टाइजमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग उससे जैसे इम्प्रेस हो सकें, उसको ख़रीदने के लिए अट्रैक्ट हो सकें, आएँ ख़रीदें, तभी आपका बिकेगा। और साथ ही साथ नवाचार लेकर आना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए और दूर तक का सोचना चाहिए। ये नहीं कि केवल आज हम सोचें। और जो भी मार्केट के अंदर कंपटीशन होता रहता है, देखो आज के टाइम में हर एक फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन के लिए हमेशा वो तैयार रहे, नई नई चीज़ों को वो सोचे और नई नई चीज़ों को वो करता रहे, रिस्क लेता रहे, क्योंकि जहाँ रिस्क है वहाँ रिटर्न है। ये सारी क्वालिटीज़ होती है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की। और जो भी कंपटीशन हो रहा है उसके लिए हमेशा वो तैयार रहे। तो ये सब क्वालिटीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ ए सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वे कौन से तत्व हैं जो संगठन के स्वरूप के चयन में आवश्यक हैं। ये क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, स्टेट द मेन कंटेंट्स ऑफ द डीड। साझेदारी अनुबंध क्या है, यानी वही साझेदारी संलेख क्या है। अनुबंध की मुख्य विषय वस्तु बताइए, यानी क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लिखी जाती हैं। अभी देखो आपसे वेरी शॉर्ट में भी यही क्वेश्चन पूछा है, फिर यहाँ शॉर्ट में भी वही पूछ रहा है, तो वही बातें आपको मैंने अभी बताई हैं, लिख दीजिएगा जा करके। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, डिस्कस द मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर हमने वीडियो अपलोड की है। मेरिट और यहाँ डी मेरिट देकर भी एग्जाम में पूछ सकता है। डी मेरिट लिखे या लिमिटेशन लिखे, बात एक ही है। यानी कि संयुक्त स्टॉक कंपनी की लाभ और दोष आपको, यानी सीमाएं आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ ए गुड प्लांट लेआउट। एक अच्छी प्लांट बनावट की अनिवार्यताएं क्या क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जो पूछा गया है आपसे, वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई रेशियोनलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी विवेकीकरण से क्या तात्पर्य है। इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य बताइए। डिस्कस इट्स एम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं सेक्शन बी के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, विच फैक्टर्स लीड टू द कॉम्बिनेशन इन बिजनेस। व्यावसायिक संयोजन क्या है, व्यवसाय के संयोजन के प्रमुख कारण क्या है। ये सारे क्वेश्चंस आपको सेक्शन बी के लिए पढ़ के जाना है। आप सेक्शन सी का क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से, जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा और आपसे कहा जाएगा अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई 2 आपको लिखना होगा 500 शब्दों में। चलिए देखिए, What do you understand by horizontal and vertical combination? Discuss their relative merit and demerit. ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षैतिज और शीर्ष संयोजन से आप क्या समझते हैं, इनके सापेक्ष गुणों एवं दोषों का विवेचन कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद ए perpetual succession and a common seal. explain this statement clearly. आपसे कहा जा रहा है कि एक कंपनी शाश्वत उत्तराधिकार एवं सार मुद्रा वाला विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म साइज ऑफ ए बिजनेस यूनिट, हाउ कैन द साइज बी मेजर्ड। व्यवसायिक इकाई का आकार क्या है, शब्द से आप क्या समझते हैं, इसका माप कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। सार्वजनिक और निजी कंपनी के बीच में अंतर बताइए। इसके बीच डिफरेंस हमने आपके लिए पढ़ा दिया है, तो देखकर तैयार कर लीजिएगा। आज की वीडियो में जो पेपर मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ आपके एग्जाम 2026-27 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हो।
तो आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस कम्युनिकेशन के पेपर के लिए भी चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। और आपको आगे भी अपने बीकॉम के हर सेमेस्टर में मॉडल पेपर की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।